स्मृति जी, 2024 के पहले राज्य के जो चुनाव है उसमें एक माहौल बिल्डिंग होता है और दिल्ली में, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ बहुत लोग चाहते हैं कि कांग्रेस वापस आए, किसी तरह से आए, खिचड़ी सरकार बने। कौन चाह रहा है? लुटियन की जो मीडिया है, कई लोग हैं, कई इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कई लोग चाहते हैं कि एक तरह से एक ऐसी सरकार आए जो अलग हो, जो प्रेजेंट सरकार से, उससे वो चाहते हैं कि अलग कैसे? अलग इन द सेंस जैसे कि रिमोट कंट्रोल द्वारा चलाई जाए। मैं आपको समझा देता हूँ। वो जैसे 1996 से जो सरकारें बनी थी, खिचड़ी सरकार, कोalition गवर्नमेंट्स, वो चाहते हैं वो आए क्योंकि कोalition गवर्नमेंट्स मैनेजेबल होते हैं कई लोगों के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है स्मृति जी, माहौल क्या है? क्योंकि राज्य चुनाव में सब लोग आजकल यही बात कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, मध्य प्रदेश 50-50 है, ये जनरल टॉक है, राजस्थान शायद बीजेपी के चांसेस हैं, लीडरशिप इश्यूज हैं, तेलंगाना आपके हाथ में नहीं है, और अगर ये राज्य चुनाव आपके खिलाफ हो जाए, अगर जो रिजल्ट है इज़ नॉट प्रो बीजेपी, तो जो माहौल बनेगा वो आपके खिलाफ बनेगा 2023 में, जिसका प्रभाव एक 2024 में होगा। तो इसका ज़रा आप विस्तृत तौर से आपकी इंटरनल असेसमेंट और एनालिसिस क्या है? मुझे लगता है कि साल 2014 के नरेंद्र भाई की जीत के बाद से, चाहे चुनाव प्रदेश का हुआ हो, ब्लॉक का हुआ हो, अथवा म्यूनसिपैलिटी का हुआ हो, नगर पालिका का हुआ हो, पंचायत का हुआ हो, हर चुनाव इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया एज दो ये मोदी का डिसाइसिव चुनाव है, इसके बाद मोदी की खैर नहीं, ऐसे करके ऑपोजिशन ने बार बार अपने आप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। 2019 में एक डिसाइसिव विक्ट्री हुई, 24, और यहाँ संत महापुरुष बैठे हैं तो उनके सामने बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ कहती हूँ, 24 में भी जो हम जीत का भाजपा का आकलन लगा रहे हैं वो मात्र एक ओवर कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है। 2-3 प्रमुख विषयों के आधार पर हम कह रहे हैं कि 24 में पुनः नरेंद्र मोदी जीतेंगे। एक, आप अगर आज ऑपोजिशन के समूह को देख लें तो वो कहते हैं कि हम एकजुट इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हमें राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाना है। वो कहते हैं हमारा एजेंडा बस एक ही है कि मोदी को कैसे हराएं। तो इतनी सारी राजनीतिक दलों का समूह जो है वो आपके राष्ट्र के लिए क्या करेंगे इसका मानचित्र उनके पास नहीं है। वो कहते हैं कि तुम अपनी किस्मत आने वाली 5 सालों के लिए हमारे नाम कर दो, और हमारे पास, विपक्ष के पास, वो कौन कौन सी सुविधाएं हैं या क्या मानसिकता है जिसके नाते वो ये कहते हैं कि अपनी किस्मत हमारे नाम लिख दो। उनके नाम जब देश ने अपनी किस्मत लिखी 10 साल सतत, तो देश को क्या मिला? करप्शन के कई केसेस। देश को क्या मिला? आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती। देश को क्या मिला? कि आप इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करते हैं जो अंदर ही अंदर अपने देश की जितनी भी सुविधाएं हैं उनको करप्शन के माध्यम से निचोड़ लेती हैं और गरीब को और गरीब बनाती हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी को अपनी रिपोर्ट कार्ड देनी हो 9 साल के काम की, तो हम कह सकते हैं धड़ल्ले से कि 11 करोड़ गरीब परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय बनाकर देना गांधी खानदान के लिए कोई विशेष बात नहीं होगी, लेकिन उन 11 करोड़ परिवारों के लिए हर दिन इज्जत के साथ शुरू करना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को अगर आप देखें, बीमारियां, चुनौतियां पहले भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार आप देखते हैं कि 80 करोड़ जनमानस को पिछले 2.5 साल से दरवाजे तक दस्तक देके खाना पहुंचाया जाता है। ये विश्व में और कोई भी देश नहीं कर रहा, ये नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज जब हम कहते हैं कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तब उतने ही धड़ल्ले से या उतनी मजबूती से कहते हैं, सिर्फ हम नहीं, अब IMF भी कहती है कि आप आने वाले 2-3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएंगे। तो आप मुझे कहना चाहते हैं कि इस देश का कोई भी नागरिक
अपने बच्चों की और अपनी किस्मत को अंधकार में धकेल देगा सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई साहिबा चाहती हैं कि उनके सुपुत्र के हाथ में सत्ता आ जाए? मैं कह रहा हूं कि राज्य चुनाव में उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं होता? नहीं, अगर ये 14 से लेकर अब तक कर्नाटक के चुनाव में, जैसे कर्नाटक के चुनाव में पे सीएम वाला कैंपेन हुआ, गैस सिलेंडर के दाम को लेकर बहुत बड़ा कैंपेन हुआ, ये सब जो है ये ग्राउंड लेवल इश्यूज हैं। और लोग ये कहते हैं कि आइडियोलॉजिकली हिंदुत्व के मुद्दे पर, सनातन के मुद्दे पर, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पर हमें पूरा विश्वास है, मगर जो ग्राउंड लेवल इश्यूज हैं उनका अलग एक राजनीतिक प्रभाव होता है। तो मैं ग्राउंड लेवल आपको तो स्टेट इलेक्शंस में आपके लिए व्हाई इज द विकेट वीक इन अ स्टेट इलेक्शन? आई डू नॉट डिक्लेयर द विकेट इज वीक. I declare that we are playing a match in 24 which is separate from the series you're playing right now. 2024 is the Lok Sabha election and it's comparative to every other election as though it is a referendum of Narendra Modi is not new. It has been going on since 2014 is what I'm saying. But let's look at gas cylinder today, okay? In January 2014, when Manmohan Singh ji was the Prime Minister of our country and there was no challenge like COVID, the price of the gas cylinder was 1,241 rupees. Today, for 9 crore families under Ujjwala, the cost is 600 rupees after COVID. After feeding 80 crore people free ration for 2.5 years, after delivering vaccines free for 140 crore people, after having headwinds of the Ukraine-Russia standoff, after having global economic slowdown, today the IMF projects that the India growth story is projected to be at 6.3. But look at the other top 4 economies, it's less than 5%. But remember the time when COVID had struck. What was the attack of the Congress party on Prime Minister Modi? कि भाई हमारे पास तो अर्थशास्त्री था, तुम्हारे पास तो गुजरात के ग्रामीण अंचल में जन्मा व्यक्ति है, उसको इतनी समझ नहीं है। हिंदुस्तान के ग्रामीण अंचल के गरीब माँ के बेटे ने दिखा दिया कि आप ना सिर्फ 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन सकते हैं, 3री बन सकते हैं और ऊपर की 4 इकोनॉमियों को IMF की प्रोजेक्शन से। कई लोग कहते हैं कि बीजेपी, अब IMF में तो आप इस बात का भरोसा कर सकते हैं कि वो मोदी में नहीं है।